कौन से पढ़ेंगे हम लोग वेरिएबल मास में? मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, मेरे कहने का मतलब है कि दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट तो एक ही है। तो एक है कि एक ट्रक है जो कचरा लेके जा रहा है, गार्बेज लेके जा रहा है, और उसमें हम लोग कचरा पीछे से डाल रहे हैं। किस तरह से डाल रहे हैं वो उसका भी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ठीक है, तो यानी हमारे पास में जो सिस्टम होगा वो ट्रक होगा, और ट्रक में बाहर से गार्बेज आ रहा है, यानी मास उस ट्रक के अंदर क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो पहला केस है हमारे पास इसमें, मास इज एडेड टू दिस सिस्टम। तो मास ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो मान लो कि ये ट्रक है हमारे पास में, और ये ग्राउंड है, ठीक है। और इसमें मान लो पहले से भी कुछ कचरा पड़ा हुआ है, तो इसमें अभी इस ट्रक को हम यहाँ से ऐसा समझ रहे हैं कि t=0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग समझ रहे हैं कि u है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है मान लेते हैं F है। तो ये F कहाँ से आ रहा होगा, अल्टीमेटली इन व्हील्स के की वजह से ग्राउंड से आ रहा होगा, लेकिन मैंने F यहाँ मान लिया है। ओके, अब इसका जो मास है इस ट्रक का, और जो भी थोड़ा बहुत गार्बेज इसके अंदर है, उसका मास मैंने मान लिया कि m0 है ना। ये मास है मान लो हमारे पास में, ये t=0 की सिचुएशन है। अब हो क्या रहा है, यहाँ जो बंदे हैं वो गार्बेज फेंक रहे हैं अंदर की तरफ, इनके पास गार्बेज है। तो गार्बेज है जो कि डेल टाइम मास में भेज रहे हैं मान लो, है ना, कंटिन्यूसली डेल टाइम मास उसमें क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये तो हुआ t=0 पर, एट टाइम टी, टी पर क्या हो रहा होगा, तो टी पर मान लिया कि हमें इसका मास हो गया कैपिट। अभी तो इसका मास क्या था, m0 है, t=0 पर ट्रक प्लस जो भी थोड़ा बहुत गार्बेज होगा, नहीं भी होगा मान लो, पर अभी इनिशियली t=0 पे ट्रक का जो मास है वो m0 है। किसी टाइम t पर मान लो इसका जो मास होता है, वो हो जाता है, मान लो इसका मास जो है वो मिला के हो गया, यानी कैपिटल M। ये मास हो गया मान लो, मास चेंज हो गया। और इसकी इस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो मैंने मान लिया कि v हो गई, और इस पर फोर्स अभी भी F लगा हुआ है, मैं कांस्टेंट फोर्स मान के चल रहा हूँ। और यहाँ एक आदमी है जिसके पास में गार्बेज है, और उसका मास डेल्टा M है। क्या है, डेल्टा M मास है। और इस गार्बेज की जो स्पीड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जो जब इसको थ्रो करेगा, तो उसकी स्पीड मैंने मान लिया कि u है। अभी ये इससे आया नहीं इसके पास में, ठीक है, लेकिन एट t+Δt टाइम में क्या हो रहा है कि ये गार्बेज मान लो यहाँ जाके स्टिक कर जाता है, उसके बाद ये ट्रक इसको अपने आप अंदर ले लेगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड हो गई है t+Δt टाइम में v+Δv। अभी भी यहाँ फोर्स F है, ये मैंने कांस्टेंट फोर्स लिया हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा M मास इसमें जाके चिपक गया एक तरह से,
और इसका मास कितना है यहाँ ma, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या है? इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी एफ वेक्टर आपने पढ़ाई है, एफ वेक्टर dt इक्वल टू dp वेक्टर, उस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ यूज करूंगा। तो t और t प्लस डेल्टा टी टाइम के लिए यूज करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इम्पल्स की। तो डेल्टा टी टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग बात करेंगे यहाँ। तो यानी ये पूरा एक सिस्टम मानूंगा मैं, यानी ये इसको लेके चलेंगे, मेरे कहने का मतलब है। यानी डेल्टा टी टाइम जो चेंज हो रहा है वो इतने के लिए ही चेंज हो रहा है, उसकी के लिए हम बात करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? है ना? यस सर। हाँ, ये लिख लो पहले आप लोग, और नहीं भी लिखना है तो कोई बात नहीं है, तो मेरे ख्याल से लिखा होगा आप लोगों के पास में। अगर लिखा है तो तुरंत बोलो, नहीं लिखा है तो फिर लिखो। लिख लिया आप लोगों ने? एम, क्योंकि पहले एम नॉट था ट्रक का मास। एम नॉट क्या है? मास ऑफ ट्रक है। लेकिन एम क्या है? मास ऑफ ट्रक प्लस गार्बेज, है ना। और ये कब है? एट टाइम टी। ओके, चले नेक्स्ट पेज पे। अब मैं ये जो पार्ट है मेरे पास में, ये वाला टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर जब वेलोसिटी यहाँ वी प्लस डेल्टा वी हो गई, तो डेल्टा एम मास जो है आप देख रहे हो कि ये ट्रक से स्टिक कर गया, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? वी प्लस डेल्टा वी हो जाएगी। यानी पहले डेल्टा एम की वेलोसिटी यू थी, ट्रक की वेलोसिटी वी थी, बाद में जब ये डेल्टा एम मास यहाँ ऐड हुआ तो यहाँ वेलोसिटी ट्रक की वी प्लस डेल्टा वी हो गई, तो इस डेल्टा एम की भी वेलोसिटी वी प्लस डेल्टा वी हो गई। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ, तो इसी का मैं यहाँ एफ बना लेता हूँ, दूसरी साइड लेके इसका एफ बनाते हैं, उससे और क्लियर होगा आपको। तो ये एक्चुअली में ये जो बात कर रहा हूँ मैं एट टी प्लस डेल्टा टी पर ही बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ एफ बना रहा हूँ मैं। तो आप देख रहे हो कि इसको इम्पल्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। एन इम्पल्सिव फोर्स होगा, नॉर्मल है ये, इसको नॉर्मल लगेगा और इसको नॉर्मल इधर लगेगा। और टी प्लस डेल्टा टी की बात कर रहे थे, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? वी प्लस डेल्टा वी है, और इसकी वेलोसिटी भी वी प्लस डेल्टा वी है, और इसको जो फोर्स है वो एफ ही लग रहा है, और इसका जो गारबेज के साथ में ट्रक का जो मास है वो कैपिटल एम है। ओके, तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर ट्रक, ट्रक के लिए इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखूंगा। तो आप देख रहे हो राइट साइड में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एफ प्लस एन, है ना।
इंटू डी टी या डेल्टा टी ले लो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इसका, तो एम इंटू वी प्लस डेल्टा वी माइनस एम इंटू वी ना, यही तो होगा, क्योंकि ट्रक और प्लस जो गार्बेज पहले से उसमें था उसका मास तो एम ही है, और टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, वी थी, बाद में टी प्लस डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी क्या होगी, वी प्लस डेल्टा वी हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन समझ में आई। नेक्स्ट, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर गार्बेज, डेल्टा एम या डीएम ले लो, डेल्टा एम ही ले लो नहीं तो, है ना, क्योंकि यहाँ इसको भी डेल्टा ही रहने देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में इस पर इंपल्सिव फोर्स आ रहा है, किस पर, डेल्टा एम पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ, माइनस एन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एम फाइनल वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v राइट साइड में ही है, इनिशियल में भी राइट साइड में था, तो डेल्टा m इंटू यू, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, लिख लो इसको। लिख लिया? यस सर। होगा होगा, सब करवाएंगे, जो भी बच्चा है सब हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2 ऐड करोगे तो आप देखो यहाँ माइनस एन डेल्टा टी है, और यहाँ प्लस एन डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, एफ डेल्टा टी इक्वल टू एम वी प्लस डेल्टा वी माइनस एम वी प्लस डेल्टा एम वी प्लस डेल्टा वी माइनस सॉरी माइनस डेल्टा एम इंटू यू। ठीक है, अच्छा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है क्या एक्चुअली, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ही तो है, एफ इक्वल टू डी पी, एफ वेक्टर इक्वल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी तो है, और ये तो लिख रहा हूँ मैं, डी पी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डी टी तो लिखा है, ठीक है ना। तो अगर अब एफ क्या हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, कोई भी फोर्स होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, ठीक है, नॉर्मल हो सकता है, टेंशन हो सकता है, और भी फोर्सेस हो सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डेल्टा टी इक्वल टू
एम वी प्लस एम डेल्टा वी माइनस एम वी प्लस वी डेल्टा एम प्लस डेल्टा एम डेल्टा वी माइनस यू डेल्टा एम। और आप देख रहे हो कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, साथ में देखो डेल्टा एम डेल्टा वी, ये वैसे भी स्मॉल क्वांटिटी होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, ये पहले बात हुई थी हमारी, लेकिन मैं डेल्टा ले रहा हूँ, अल्टीमेटली ये डी एम और डी वी है, लेकिन मैं हमेशा पहले डेल्टा में लेके चलता हूँ ताकि उसको एक पॉजिटिव क्वांटिटी मान के करें हम लोग। तो यहाँ आप देखोगे क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एम डेल्टा वी माइनस ये हो जाएगा यू, इन दोनों को ले रहा हूं मैं, तो वी यू माइनस वी डेल्टा एम, ये हो गया हमारे पास में एफ डेल्टा टी। तो यहाँ देखो एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी माइनस यू माइनस वी डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। ये क्या है एक्चुअली, ये रेट है कि किस रेट से मास को ऐड किया जा रहा है ना। और ये क्या है, देखो ये एक्सेलरेशन है, तो यहाँ तो मास ऐड हो रहा है, तो क्या होगा कि डी टी जो डेल्टा टी वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि टाइम तो हमेशा इंक्रीज करता है ना। और यहाँ स्पीड भी इंक्रीज करते हुए मान रहे हैं हम लोग, तो डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, डी वी। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, स्पीड इंक्रीज करता हुआ मान रहे, टाइम इंक्रीज करता हुआ मान रहे, माइनस वी माइनस यू, यहाँ भी मास इंक्रीज कर ही रहा है क्योंकि सिस्टम क्या है, यहाँ ट्रक है, ट्रक में मास कंटिन्यूसली ऐड होता जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, प्लस डी एम बाई डी टी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू एम डी वी वेक्टर, अच्छा इसी को आप ये भी लिख सकते हो, एम डी वी बाई डी टी माइनस, ये क्या है एक्चुअली, देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी तो है किसकी, गार्बेज की, किसके, ट्रक के रेस्पेक्ट में, और ये दरअसल ये डी एम बाई डी टी, ये कैपिटल वाला ये है, ये इसको ये दरअसल यहाँ ये दरअसल कैपिटल एम ई का ही है ये, ठीक है ना, ये जो एम लिखा ना कैपिटल एम ही है, तो डी एम बाई डी टी, तो हमारे पास आ गया एम डी वी वैक्टर बाई डी टी माइनस वी रिलेटिव वेक्टर डी एम, ये कैपिटल एम ही ले लेते हैं, डी एम बाई डी टी, सिंस कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम ही है वो, ठीक है, वो डेल्टा एम जो है कैपिटल एम वाला लेना चाहिए था मुझे, ऐसा यहाँ लिखा है मैंने। तो ये हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो वैसे तो यही इक्वेशन है, अगर मैं मास सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तब भी ऐसी इक्वेशन अपने को वहां मिलेगी, चलो वो भी सही लेते हैं। लेकिन ये तो हुआ जब मास ऐड करेंगे, तो ये इक्वेशन डायरेक्ट याद रखिए, इससे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आपको। अच्छा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ वेक्टर प्लस वी रिलेटिव वेक्टर डी एम बाई डी टी इक्वल टू एम डी वी वेक्टर बाई डी टी। ये देखो ये पूरा फोर्स होता है, और ये क्या है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ही तो है ना। लेकिन ये एक्स्ट्रा फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, ये जो मास आके क्या कर रहा है, उसको जाके जो चिपक रहा है बार बार, यानी एक तरह से थ्रस्ट फोर्स है, ये जो है ये क्या है, ये थ्रस्ट फोर्स है, प्लस एक एक्सटर्नल फोर्स तो था ही से वहाँ एफ फैक्टर, तो उस मास ऐड होने की वजह से एक थ्रस्ट और आ रहा है, तो ये थ्रस्ट फोर्स है। और देखा जाए तो एफ इक्वल टू एम ए तो हो गया है, देखो ये क्या है, देखा जाए तो ये एफ नेट वेक्टर इक्वल टू एम डी वी वेक्टर बाई डी टी है ना। तो डी वी वेक्टर बाई डी टी क्या है यहाँ,
dv वेक्टर बाय dt तो एक्सेलरेशन है किसका, ट्रक का, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट हो तो पूछिए। हाँ यार लिख सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको अभी उस पॉइंट पर लेके जाता हूँ, ये एक्चुअली है क्या, लिख लिया है। देखो हमने देखा था भाई, सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है एफ वेक्टर इक्वल टू डीपी वेक्टर बाई डी टी तो है, यानी डी बाई डी टी, और ये क्या है एम इंटू वी वेक्टर कर सकते हैं। हमने वहां क्या लिखा था एनएलएम में कि एम कांस्टेंट है, अगर एम वेरिएबल है तो क्या मिलेगा, देखो एम वेरिएबल है तो वी वेक्टर, हाँ एक मिनट आता हूँ एक मिनट रुकिए तो आप पहले, वी वेक्टर ये क्या हो गया डी एम बाई डी टी प्लस एम, ये क्या आ गया डी वी वेक्टर बाई डी टी। तो जब मास वेरिएबल है तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, देखो वही तो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, आ रही बात सुन में। तो वहां क्या था, हमने मास को कांस्टेंट माना था तो इस टर्म को जीरो कर दिया था हम लोगों ने। फिर हमने क्या लिख दिया था, एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर लिख लिया था, इसलिए तो वो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है ये वाली। क्योंकि मास यहाँ वेरिएबल है ना, तो मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अगर मास सब्ट्रैक्ट हो रहा है सिस्टम से तो क्या होगा, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन, उसमें क्या होता है मास सिस्टम से बाहर जा रहा होता है, रॉकेट से मास बाहर जा रहा होता है एज अ फ्यूल, है ना, वो बर्न हो रहा है तो फ्यूल क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो मैं लेकिन ट्रक से ही समझेंगे हम लोग उस कॉन्सेप्ट को, तो देखो कैसे, यानी दूसरा जो केस है हमारा वो है मास इज subtracted from the system। सिस्टम क्या है यहाँ, ट्रक है, लेकिन इसको कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे हटा रहे हैं मास यहाँ से, तो वो समझना जरूरी है। तो t इक्वल टू 0 पर हमारे पास में सिचुएशन है कि मान लो ये गार्बेज पूरा भरा हुआ है ना, और यहाँ से गार्बेज को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ये फिक्स है भी इसके साथ में। तो यहाँ से निकल के मान लो गार्बेज यहाँ जा रहा है और ये गार्बेज को बाहर फेंक रहा है, तो अभी कैसे समझना है इसको समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ये है एट टी इक्वल टू 0, इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया कि v है या v नॉट है मान लो, है ना, और इस पर फोर्स जो है वो F लग रहा है, और इसका जो मास अभी m नॉट है, इसका मास क्या है ट्रक प्लस गार्बेज का m नॉट है। तो ये t की सिचुएशन है, किसी टाइम t बाद
मान लो ट्रक का मास रह जाता है m, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया हो जाती है v। अभी भी फोर्स इस पर F है, ये है t, टाइम की बात कर रहे हैं, यानी एट टाइम t, ठीक है। और यहाँ से मास यहाँ आ चुका है मान लो, जो कि इसको बाहर फेंकना है, तो वो अभी इसके साथ में ही है, इसको भी फेंका नहीं। अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ से उठा के कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जिससे उठा के मास को यहाँ ले आए हम लोग, डेल्टा एम, ठीक है। तो डेल्टा एम और ये सब मिला के जो भी मास है ना यहाँ, ये समझना जरूरी है। ये ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ, ये डेल्टा एम की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पूरा मिला के जो मास है वो कैपिटल एम है। यानी ट्रक का मास यहाँ क्या रह जाएगा, ट्रक का मास रह जाएगा एक तरह से, यहाँ ट्रक का मास रहेगा m माइनस डेल्टा एम रह जाता है यहाँ, और ये डेल्टा एम है। इसको कैपिटल में रख लेता हूँ यहाँ, तो कंफ्यूज करेगा बाद में। ये डेल्टा एम है और ये डेल्टा एम है, लेकिन ये पूरा मिला के अभी, क्योंकि अभी तो ट्रक पे ये मास डेल्टा एम, तो ये पूरे का मास कितना है, लेकिन एम है, ठीक है, क्या है, कैपिटल एम है। तो यानी ट्रक का मास कितना है, एक तरह से रह गया अभी यहाँ एम माइनस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम यहाँ है। अब बात कर रहा हूं मैं एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी की, एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी की अगर मैं बात करता हूं, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान से समझना है। ये डेल्टा एम मास जब इससे डिटेच हुआ, तो मान लेते हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी यू हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि अगर इसको यू वेलोसिटी मिला, तो इसका मतलब यहाँ इम्पल्स फोर्स आया होगा नॉर्मल, तो उतना ही नॉर्मल इस ट्रक को लगा, क्योंकि ट्रक के साथ ये अटैच है। तो यहाँ इस पर फोर्स एफ है, लेकिन फिर भी मैं इसकी वेलोसिटी वी प्लस डेल्टा वी मान के कर रहा हूँ, इंक्रीज करता हुआ मानो। वैसे तो डिक्रीज करेगी क्योंकि नॉर्मल पीछे की तरफ है इसको, और इसका मास कितना रह गया यहाँ गार्बेज के साथ में, एम माइनस डेल्टा एम। डेल्टा क्यों, क्योंकि डेल्टा एम मास आगे निकल गया है। ये बात समझ में आए भी, यस सर। ठीक है। अब हम लोग वापस से इस पूरे सिस्टम को लेकर करेंगे, क्योंकि टी से टी प्लस डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी टाइम में इन दोनों के बीच में ये इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर बताता हूँ मैं क्या लिखना है। फिर अभी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिख के भी दिखाता हूँ मैं।
नैतिक अन्वेष आपके भी क्वेश्चंस बताता हूँ मैं, ठीक है। लिख लिया सबने? अब मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे। पहले ट्रक के लिए लिखेंगे। तो ट्रक का मास क्या है यहाँ, m माइनस डेल्टा एम, ठीक है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v और बाद में वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है। तो यहाँ लिखूंगा मैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर ट्रक। तो ट्रक पे देखो यहाँ हो जाएगा F माइनस एन डेल्टा टी इक्वल टू m माइनस डेल्टा m, फाइनल वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v माइनस m माइनस डेल्टा m, इनिशियल वेलोसिटी v, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर गार्बेज डेल्टा m। तो वो हो जाएगा n डेल्टा t इक्वल टू फाइनल, तो डेल्टा m इंटू यू, इनिशियल कितना था डेल्टा m इंटू क्या था v था ना उसका। जब वो ट्रक के उस पे था, चिपका हुआ था, तब वेलोसिटी तो v तो था, और बाद में उससे चिटक के गया है ना, तो कितना हो गया u हो गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस 2, आप देख रहे हो कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा एफ डेल्टा टी इक्वल टू m माइनस डेल्टा m v प्लस डेल्टा v माइनस m माइनस डेल्टा m इंटू v प्लस u डेल्टा m, इस वाले को लिख रहा हूं मैं, माइनस v डेल्टा m, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो गया f डेल्टा t इक्वल टू एम वी प्लस m डेल्टा v माइनस v डेल्टा m माइनस डेल्टा m डेल्टा v, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, माइनस एम वी प्लस v डेल्टा m प्लस u डेल्टा m माइनस v डेल्टा m, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी है। उसके बाद ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और v डेल्टा m, कुछ तो गड़बड़ किया हम लोगों ने, ये यहाँ गड़बड़ किया है मेरे ख्याल। चलो कोई बात नहीं, देखो ये कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास देखो क्या क्या हो गया, रह गया। तो एफ डेल्टा टी इक्वल टू कैपिटल एम डेल्टा वी, और इन दोनों को साथ में लेंगे तो प्लस यू माइनस वी डेल्टा एम, वही इक्वेशन वहां मिल रही थी, बस वहां क्या था, यहाँ प्लस आ रहा था। लेकिन अभी आप देखोगे कि डेल्टा, अभी बनाता हूँ इसको, लिख लो इसको पहले। तो कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट एक ही है, वो भी न्यूटन का सेकंड लॉ ही है, बस वही समझना है अपने को कि किस तरह से उस इक्वेशन को यहाँ अप्लाई करना है। लिख लिया? अब डेल्टा टी से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से।
तो आप देखोगे कि इक्वेशन मिलेगी F इक्वल टू m डेल्टा v बाई डेल्टा t प्लस u माइनस v डेल्टा m बाई डेल्टा t। अब यहाँ ध्यान से देखो कि मास क्या कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है सिस्टम से। तो सिंस मास is decreasing, therefore डेल्टा m बाई डेल्टा t को क्या लिखोगे आप यहाँ, माइनस डी एम बाई डी टी। ये इसलिए मैं डेल्टा लेता हूँ हमेशा, क्योंकि उसको बदल सकते हैं। तो माइनस डी एम बाई डी टी, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। और ये कॉन्सेप्ट जो डेल्टा लेता हूँ, इसका आगे भी आपको काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट होता है। ये हमेशा पहले पॉजिटिव मान के चल लो सबको, जो डिक्रीज कर रहा है। और स्पीड क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज करता हूँ मान रहे हैं। एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, प्लस डी वी बाई डी टी। तो देयर फोर हमारे पास इक्वेशन होगी एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस u माइनस वी और ये माइनस डी एम बाई डी टी। और फिर से देखो तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी तो है। तो ये आपको इस केस में ऐसी इक्वेशन मिलेगी, बस माइनस का फर्क होगा ये केस में। तो माइनस का भी नहीं जैसे देखा जाए तो, पर ये चीज का ध्यान रखना है कि इसमें मास डिक्रीज कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इसका। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन का दिखाता हूँ, उसमें मास डिक्रीज कर रहा होता है। तो कैसे करना है, लिख लिया आप लोगों ने। तो नेक्स्ट जैसे हमारे पास में रॉकेट प्रोपल्शन, उसको बेसिक से बताऊंगा मैं आपको। वैसे तो अभी जो लास्ट में अभी फॉर्मूला देखा हम उसको अप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर से समझ लेते हैं। तो मान लो जैसे कि ये अर्थ सरफेस है यहाँ, और यहाँ ये रॉकेट है। ठीक है, और इसका इनिशियल जो मास है हमने मान लिया कि एम नॉट है। ये टी इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, और इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आप चाहो तो 0 मान सकते हो, और चाहो तो यू मान सकते हो। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यू है, इसका मास एम है, और हम बात कर रहे हैं टी इक्वल टू 0 की। ठीक, अब क्या होगा, फ्यूल जब बर्न होगा तो ये फ्यूल नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, क्योंकि अब थ्रस्ट लगेगा फ्यूल की वजह से इसको। तो मान लो किसी टाइम टी बाद ये रॉकेट यहाँ पहुंच जाता है।
मैं बात कर रहा हूं एट टाइम टी की। तो अभी क्या है, देखो अभी इसको समझना जरूरी है। तो इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया कि v है, और इसका जो मास है टोटल वो m है ना। फ्यूल तो पीछे की तरफ जाएगा इसमें। अब इसमें मान लो ये डेल्टा m मास जो कि फ्यूल की से मतलब फ्यूल है जो कि बर्न हो रहा है, डेल्टा m मास। तो अगर आप इसका मास देखोगे रॉकेट का, तो रॉकेट का मास क्या लिखोगे, m माइनस डेल्टा m, है ना, और प्लस इस फ्यूल का मास कितना है, डेल्टा m। तो मिला के टोटल मास कितना रॉकेट का, m है। ठीक है। और हम बात कर रहे हैं टी टाइम की। किसी टाइम टी प्लस डेल्टा टी की अगर मैं बात करूं, तो मैं बात कर रहा हूं अब एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी की। तो आप देखोगे डेल्टा एम मास तो बाहर आएगा, तो इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया कि v प्लस डेल्टा v हो गई। इस रॉकेट का मास कितना रह गया, m माइनस डेल्टा m, और इसका मास कितना हो गया, डेल्टा m। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, इसकी जो एग्जॉस्ट जो बाहर आ रहा है, यानी जो फ्यूल बाहर आ रहा है रॉकेट के रेस्पेक्ट में, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मानते हैं, है ना। वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें कांस्टेंट ही मानते हैं, मान के चलते हैं। क्योंकि रॉकेट जब डिजाइन किया जाता है तो जिस किस तरह से फ्यूल बर्न हो रहा है, तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में उसका जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है। तो ये डेल टाइम हमारे पास में है, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, जो कि मैंने मान लिया v रिलेटिव वेलोसिटी है। क्या है, वी आर मान लिया, v रिलेटिव जो कि कांस्टेंट है, यानी रॉकेट के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेके जाना होगा। जब भी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखना होता है, तो सारी वेलोसिटीज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती हैं। अभी मैंने इस फ्यूल की वहां भी देखा होगा, मैंने जब गार्बेज को ट्रक के डायरेक्शन में थ्रो किया था, तो वहां वेलोसिटी मैंने यू लिया था जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी। वो यू क्या था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी। लिया मैंने इसके रेस्पेक्ट में वी आर लिया हुआ है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसको इम्पल्स फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और इसको नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ डेल्टा एम जी भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो रॉकेट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, रॉकेट पे एक तो इस मास की वजह से भी तो लग रहा है, क्योंकि मास कम नहीं है इसका, काफी ज्यादा है। अब आप कहेंगे सर डेल्टा एम इंटू जी क्यों लेंगे, फिर हम लोग यहाँ ले लेते हैं, कट जाता है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हटा भी दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, इसको डेल्टा एम को नीचे की तरफ क्या लग रहा है, डेल्टा एम इंटू जी भी तो लग रहा होगा, और इसको भी नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, रॉकेट को, भाई एन तो ऊपर लग ही रहा है, साथ में मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्या लग रहा होगा, एक ये फोर्स भी तो लग रहा होगा, एम माइनस डेल्टा एम इंटू जी भी तो लग रहा होगा ना, है कि नहीं। तो क्या करूंगा मैं, जो भी घटना हो रही है वो इतने टाइम में हो रही है, यानी डेल्टा टी टाइम में घटना हो रही है। तो क्या करेंगे, पहले पहले एक काम करना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी जो फ्यूल है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी जो वेलोसिटी यहाँ लिया है ये वी आर है। ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इसका लिया है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो क्या लिया मैंने, माइनस वी आर जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ फ्यूल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जाना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या है, v प्लस डेल्टा वी जे कैप है ऊपर की तरफ। तो हमारे पास में v फ्यूल आ गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, v प्लस डेल्टा वी जे कैप माइनस वी आर जे कैप, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो वी एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, v प्लस डेल्टा वी माइनस वी आर लिख सकते हो। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। Yes, sir. भाई ये समझ में आ रहा है सबको, ये कॉन्सेप्ट वही लगाया मैंने जो गार्बेज का सेकंड केस पता है ना, गार्बेज ट्रक का, उसमें से डेल टाइम मास जा रहा है। इसमें मास मैंने वहां जो मास था वो ट्रक की डायरेक्शन में बाहर जा रहा था, इसमें एक एक तरह से ट्रक के अपोजिट जा रहा है ना, क्योंकि जो रॉकेट है उसके अपोजिट मास बाहर आ रहा है।
Sir, can you show previous slide? हाँ हाँ Yes, sir, done. हो गया ना। तो मेरे ख्याल से एक तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्यूल की वेलोसिटी जो कि ऊपर की तरफ ही आ रही है पूरा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है ना, ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो पहले रॉकेट के लिए लिखूंगा मैं, तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर रॉकेट। तो रॉकेट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक नॉर्मली केवल ऊपर लग रहा है, तो एन माइनस एम माइनस डेल्टा एम इंटू जी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एम माइनस डेल्टा एम इंटू इसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v माइनस एम माइनस डेल्टा एम, और वेलोसिटी पहले क्या थी? v थी। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास में। ठीक है भाई, और यहाँ डेल्टा एम इंटू जी इसका भी ले लेंगे। तो फ्यूल पहले कहाँ था? यहाँ था। तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? फ्यूल की भी v थी टी टाइम पर, और t प्लस डेल्टा टी टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? फ्यूल की vf हो गई। यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, और sir. नो? तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो वैसे तो पहले भी पढ़ाया था, अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ, तो अभी रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है। अगर नहीं समझ में आता है तो वापस से देखिएगा, है ना, और डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास में इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर फ्यूल, जो कि डेल्टा एम है इस केस में। तो आप देख रहे हो कि इसको सब कुछ नीचे लग रहा है, तो माइनस ये हो जाएगा एन प्लस डेल्टा एम इंटू जी इंटू डेल्टा टी, लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी डेल्टा एम इंटू वी एफ ऊपर है, माइनस डेल्टा एम इंटू वी, क्योंकि पहले जब इसके साथ में था तो इसकी तो वेलोसिटी क्या थी? वी तो बनी हुई थी। ये वी एफ यहाँ रख देंगे, तो जाएगा माइनस एन प्लस डेल्टा एम इंटू जी डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू वी प्लस डेल्टा वी माइनस वी आर माइनस डेल्टा एम इंटू वी।
ये हमारे पास आ जाएगा। दोनों अच्छा ये भी तो है ना इक्वेशन, ऐड कर लेते हैं। इसमें क्या था भाई, क्या लिखा था मैंने यहाँ, एन ऊपर था ना ये। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, तो 1 + 2 कर देंगे, ये ऐसे है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले। तो 1 + 2 करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है और ये वाला पार्ट भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ ये क्या मिलेगा, प्लस, ये प्लस में आ जाएगा ना ये वाला पार्ट, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा -m × g डेल्टा टी इक्वल टू m - डेल्टा m v + डेल्टा v माइनस m - डेल्टा m × v प्लस ये क्वांटिटी, तो डेल्टा m v + डेल्टा v माइनस VR माइनस v डेल्टा m, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में। इन सबको हटा दूं फिर मैं, तो ये आ जाएगा mg डेल्टा t, मल्टीप्लाई करो, है ना, इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा mv + m डेल्टा v माइनस v डेल्टा m माइनस डेल्टा m डेल्टा v, इसको भी हटा देते हैं। फिर है -mv + v डेल्टा m + v डेल्टा m + डेल्टा m डेल्टा v, अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस डेल्टा m VR माइनस v डेल्टा m, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया वैसे भी हो, एम वी से एम वी कैंसिल आउट हो गया, v डेल्टा m से v डेल्टा m कैंसिल आउट हो गया, इधर से v डेल्टा m से ये v डेल्टा m कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया देखो mg डेल्टा t इक्वल टू m डेल्टा v माइनस वी आर डेल्टा m, यही तो इक्वेशन वहां भी मिल रही थी, देखो आप, है कि नहीं। ये कि फोर्स डाउनवर्ड था इसलिए माइनस इसका आ रहा है, अल्टीमेटली तो कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है ना, तो बस हो गया, और क्या चाहिए, ऐसे नहीं करना था, ये लिख लो। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो वी आर डेल्टा एम माइनस एम जी डेल्टा टी इक्वल टू एम डेल्टा वी, और आप चाहो तो अब एम से डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी देखो, एम से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में वी आर डेल्टा एम बाई डेल्टा टी माइनस जी डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा वी। तो यहाँ स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज करता हुआ मान रहे, टाइम इंक्रीज करता हुआ मान रहे, लेकिन एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ क्या मैंने, ये दरअसल एम से डिवाइड किया तो ये डेल्टा एम बाई एम आ जाएगा ना,
ये आ गया हमारे पास में। तो हो गया, इंडिकेट कर लो। तो देखो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस जी, टाइम तो इंक्रीज कर रहा है इसलिए डी टी कर लूंगा, तो 0 से टी के लिए बात कर रहे हैं, और ये प्लस वी आर। तो यहाँ मास तो डिक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे लेकिन माइनस डी एम बाई एम। इनिशियली मास क्या था एम नॉट, और बाद में कितना रह गया मान लो एम रह गया। तो सॉल्व कर लो, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी यू, बाद में वेलोसिटी क्या होगी वी। तो वी माइनस यू इक्वल टू माइनस जी टी या माइनस वी आर। और ये क्या हो जाएगा इसका डी एम बाई एम का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन एम, और लिमिट लगाएंगे एम नॉट टू एम। तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी इसकी, इसको रेड में लिख लेता हूँ मैं। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी माइनस वी आर, ये हो जाएगा एल एन एम माइनस एल एन एम नॉट। अब एम नॉट तो यहाँ ज़्यादा है, तो इसको उल्टा करेंगे तो माइनस को बाहर ले लेंगे, तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या मिल जाएगी अपने को फाइनली। फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ। तो ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको v इक्वल टू यू माइनस जी टी प्लस वी आर, और ये हो जाएगा एल एन एम नॉट बाई एम। तो ये ऐसी इक्वेशन आपको फाइनली मिल जाएगी। हाँ, अगर बलून हुआ तो वैसे भी कर लेंगे, बिल्कुल सही है, उस वहाँ भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम लोग। अब ये हमारे पास में यार मिनी की क्वेश्चन है। पहले नैतिक वाला क्वेश्चन बताता हूँ ताकि सबका कॉमन होगा, क्योंकि कई लोगों ने तो अभी आरबीडी पढ़ा नहीं है। तो मैं पहले आपका क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूँ। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ न्यूटन which can be applied such that sliding does not occur between A and B, then value of F is। ये अपने को फाइंड करना है। ओके, देख लिया। तो इस तरह से कर लोगे। कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. और ये रिकॉर्डिंग भी हो गई अब आपके पास में अच्छे से, इसको वापस से देखो, नहीं समझ में आता है बार बार देख लो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर से पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएलएम फ्रिक्शन का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको इसमें। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डीपीपी में या शीट में कहीं तो है, ये डीपीपी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, वैसे भी मालूम है अभी जो 12th में जो डीपीपी मिलेगी उसमें 11th के जो है जो मतलब रिवीजन, वैसे भी रिवीजन तो करवाएंगे हम लोग, तो डीपीपी के थ्रू रिवीजन भी करेंगे हम लोग। उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 11th की। देखो इसमें क्या कह रहा है ये ए ब्लॉक है, इसका मास 1 kg है, और इसके नीचे दूसरा ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है और इसका मास 2 kg है।
और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.5 है, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.1 है। और ये हमारे पास में यहाँ F फोर्स है। कह रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स अपने को चाहिए, maximum horizontal force of Newton which can be applied such that sliding does not occur between A and B, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्लाइडिंग होगी डेफिनेटली, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों जो ब्लॉक है दोनों साथ में चलने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों को साथ में दौड़ा देंगे। जी की वैल्यू नहीं दिया, मैं जी की वैल्यू 10 मान लेता हूँ। क्या करें, पहले मैं ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कितना है वो निकाल लेता हूँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है ना। तो ए और बी के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, इस मास के करस्पॉन्डिंग, आपको ही पता है। तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 1, जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, जो कि कितना हो गया 5 न्यूटन, यानी ये मैक्सिमम है। इसका मतलब है एफ एस ए बी जो है वो लेस देन 5 और 0 के बीच में रहा तो ये दोनों साथ में चलेंगे। इससे ज्यादा अगर हुआ मान लो तो साथ में नहीं चलेंगे, सिंपल सी बात है। इससे तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, 5 न्यूटन से तो ज्यादा यहाँ फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता, है ना। और ग्राउंड रिज के बीच में भी निकाल लेते हैं वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि तो स्लाइड करेंगे दोनों। तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो वो तो एफ के बी जो होगा वो कितना होगा 0.1 इंटू दोनों का मास 3 इंटू 10, जो कि कितना आ गया 3 न्यूटन। क्लियर। अब क्या हो रहा है, दोनों को मैंने साथ में दौड़ा दिया, तो दोनों अगर साथ में चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब ग्राउंड है ना, तो एफ इधर लग ही रहा है, ग्राउंड से फोर्स कितना लग रहा है इस पूरे सिस्टम को ग्राउंड से जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 3 न्यूटन। तो है ना, ये क्योंकि एफ के बी है तो नेट फोर्स यानी क्या लिखोगे आप, एफ माइनस कितना हो जाएगा एफ के बी इक्वल टू, क्योंकि दोनों साथ में जा रहे हैं तो 3 इंटू ए, तो ये जाएगा एफ माइनस एफ के बी कितना है 3 इक्वल टू 3 इंटू ए। अभी हमारे पास में अननोन है, ए भी अननोन है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ, इस पुली को देखो आप, ये जो पुली को आप देखोगे ये पुली मासलेस पुली होना चाहिए। अगर मासलेस पुली है इसका मतलब है कि यहाँ F/2 होगा, और यहाँ भी F/2 होगा, और यहाँ भी F/2 होगा, और यहाँ भी F/2 होगा। तो ब्लॉक ए पर चले जाते हैं, किस पर चले जाते हैं, ब्लॉक ए पर। अगर ब्लॉक ए पर आप जाते हो तो अब आपको ये थोड़ी पता है कि ब्लॉक ए को किधर फ्रिक्शन लग रहा है, ये भी नहीं कह सकते हो आप तो, लेकिन मैं कह सकता हूँ भी कैसे। या तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ए पर फ्रिक्शन किधर देखना है तो एक काम आप कर सकते हो, या देखो इस केस में तो खैर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, या दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप यहाँ देखो एफ पर देखो, एफ पर पीछे की तरफ, सॉरी बी पर देखो आप, बी पर पीछे की तरफ फोर्स से लग रहा है कितना 3 न्यूटन, और आगे कितना लग रहा है F/2। तो देखा जाए तो F/2 और F के का मिला के नेट फोर्स कम मिलेगा ना, लेकिन इस वाले पे देखो कितना है F/2 आगे की तरफ है। इसका मतलब है कि इस A पर फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, पीछे की तरफ लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि बी का फ्रिक्शन बाद में देखते हैं, पहले रिजल्टेंट फोर्स देखा जाता है। जो भी एक्सटर्नल फोर्स होता है बॉडी पर पहले उसको देखते हैं, बाद में फ्रिक्शन को देखते हैं। तो बी बॉडी पर अगर आप जाते हो तो बी पर तो पीछे की तरफ क्या लग रहा है, एफ के बी लग रहा है। क्या लग रहा है, एफ के बी पीछे लग रहा है, F/2 आगे लग रहा है। इसका मतलब बी पर कम है, लेकिन ए और बी का तो एक्सेलरेशन सेम है ना। सारी बात समझ में। या फिर अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो एक और तरीका है, बी पर बैठ के ए को ऑब्जर्व करो, तो बी का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो बी पर शूडो फोर्स किधर बी पर बैठ के ए को ऑब्जर्व करोगे तो ए पर शूडो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा, है कि नहीं। किधर लगेगा, एफ साइड में लगेगा, है कि नहीं। ये बात समझ आ रही पहले तो, Yes, sir. हाँ सर। है ना। तो मैं यही करता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू बी जाके ऑब्जर्व करता हूँ।
वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो विद रेस्पेक्ट टू बी, तो बी के रेस्पेक्ट में जब आप ऑब्जर्व करोगे तो इसको शूडो फोर्स इधर कितना लगेगा, 1 इंटू ए मास, इसका 1 है, आगे ये तो रियल फोर्स है F/2 है ना। अब ये तो रुका हुआ है, लेकिन रुका हुआ है तो फ्रिक्शन किधर होना चाहिए, तो फ्रिक्शन किधर होना चाहिए वो कैसे चेक करें, है ना। तो फंस गए, तो क्या किया जाए, क्योंकि हमें ना तो ये पता है और ना ये मालूम है, तो क्या कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कैसे पता कर रहे हैं कि किधर लग रहा होगा। अगर मान लो क्योंकि वैसे तो मुझे मालूम है ए पर फोर्स जो फ्रिक्शन है ना वो किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है, मालूम है किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है। इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा है मालूम है, पीछे लग रहा है। बताऊं कैसे, यहाँ से देखो, क्योंकि F/2 जो है ना 1a से ज्यादा है, बाई F/3 -1 इक्वल टू ए ना, ऐसा ही लिखेंगे हम लोग। तो ये एक तरह से 1 ही तो है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, अच्छा 1 से लेकिन सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो सर हम हाँ, विद रिस्पेक्ट टू पुली कर सकते हैं ना? विद रेस्पेक्ट टू पुली, नहीं नहीं सर, कुछ नहीं अरे सर। उसको छोड़ो, आपको देखो इससे तो नहीं पता चल रहा है मुझे, लेकिन मैंने कहा फ्रिक्शन पीछे है, तो वो मैं यहाँ से देख रहा हूँ पीछे क्यों है। ध्यान से देखो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ देखो ए पर F/2 लग रहा है, इसको ध्यान से देखो आप, यहाँ F/2 लग रहा है, इसको F/2 लग रहा है, लेकिन इसको पीछे की तरफ क्या लग रहा है, ये भी तो लग रहा है स्टैंडिंग फ्रिक्शन भी, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ए और बी का सेम होना चाहिए। ये तब कब बैलेंस हो सकता है, जब ए पर फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ ना, तब ये पॉसिबल है कि नहीं पासन भाई। सर इसका लेकिन सर मतलब एक बार मास फिर भी से चेक कर रहे समझाइए हो। ना। मैं ये कह रहा हूँ देखो मैं मेरे कहने का मतलब ये है, करने तो मैं आपको और भी तरीका, मैं ये कह रहा हूँ ध्यान से समझो आपको। 1 kg पर अभी देखो 1 kg जो ब्लॉक है उस पर F/2 आगे की तरफ लग रहा है, ये समझ में आ रहा है पहले। यस सर। बी पर देखो F/2 आगे लग रहा है, लेकिन साथ में फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, F/kb पीछे लग रहा है, यस सर। लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, यहाँ सेम होना चाहिए। यस सर। इसका मतलब है कि अगर अब इसका मतलब है कि अगर 1 kg को भी फ्रिक्शन आगे लग रहा है, मान लो 1 kg को भी फ्रिक्शन आगे लगेगा, तब तो इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब 1 kg पर फ्रिक्शन किधर होना चाहिए, पीछे की तरफ ही तो होना पीछे चाहिए, की तरफ। यस सर। क्योंकि मैंने सर मान लिया कि F होना चाहिए। हाँ बोलो। सर उनकी मास अलग है ना, तो ऐसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? वो तो मैं मानता हूँ कि मास तो अलग है, लेकिन टेंडेंसी देख रहे हैं ना हम लोग, तो फोर्स कितना क्या लग रहा है। चलो इसी से भी देख लो, वो कह रहे हैं कि F/3 देखो, F/3 F/2 से छोटा होता है ना। और यहाँ देखो आप, यस सर। तो ये देखो ये वैल्यू जो है, नहीं लेकिन इसमें भी कहाँ पता करोगे आप, क्योंकि वो तो F/2 लग रहा है ना उसके ऊपर, तो ये तो F/2 ए से बड़ा है, कैसे पता करोगे। सर हम अज्यूम करके कर सकते हैं ना? हाँ अज्यूम करके कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसे करना है तो कैसे करोगे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके ऊपर बैठ के भी आप ऐसे कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये Fs है, लेकिन 1 मिनट, है ना। अब क्योंकि साथ में चलना है, तो उसने कहा कि F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, इसका मतलब Fs की वैल्यू कहाँ तक पहुंच जाए, 5 न्यूटन तक पहुंच जाए, है ना। तो हमारे पास आ गया ना, तो 1a + 5 इक्वल टू क्या होना चाहिए, F/2। a की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा F-3 इक्वल टू 3 इंटू F/2 -5। तो सॉल्व करो इससे, तो कितना आ रहा देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F - 6 इक्वल टू 3F - 15। तो ये 15 उधर गया, तो 15 - 6 इक्वल टू कितना आ गया, F इक्वल टू कितना आ रहा, 9 न्यूटन आ रहा है क्या,
सर क्या 24 आंसर नहीं, इस हाँ 24। कहीं गड़बड़ किया क्या मैंने? एक मिनट, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ भाई। हम्म, 15 की जगह 30 आएगा। हाँ सर आपने वहाँ पे 15 दिया है, एलसीएम लेंगे अच्छा तो अच्छा, 30 आ टू से जाएगा। मल्टीप्लाई भी तो प्लस किया पर था मैंने। मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, टू से भी तो मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ। ये इसी को सॉल्व करो आप। मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये हो जाएगा हमारे पास में -30 हो जाएगा ना। तो -30 तो उधर कितना हो गया, आगे ना 24 इधर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 30 - 6 यानी 24 इक्वल टू एफ आ गया। आगे बात समझ में, ऐसे करना है। सर हम विद हाँ रिस्पेक्ट बोलो। टू पुली भी देख सकते हैं ना सर, उसमें हाँ, बी पुली नीचे के जा रहा है, रेस्पेक्ट में, ए पुली के आगे की रेस्पेक्ट तरफ में, आ रहा है। नहीं नहीं, पुली के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, है ना, पुली के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। तो पुली भी तो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, पुली का एक्सेलरेशन भी ए ही है। ओके। और दूसरा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ भी डायरेक्शन मान लो, वो अपने आप एडजस्ट कर देगा, आपको अपने आप दिख जाएगा कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सर ए जो यस है एफ बाई या थ्री, तो वो नहीं, हाँ बोलो। सर ए जो है वो एफ बाई थ्री से छोटा है ना, और एफ बाई टू एफ बाई थ्री से बड़ा होता है, तो फिर ए एफ बाई टू से छोटा आ गया ना। तो वैसे देख लो, अगर आप इसको कंपेरिजन कर पा रहे हो तो, है ना, f/2 से बड़ा, f/2 बड़ा आ रहा ऐसे, तो यहाँ लेकिन ये था ना, देखो ना, f/3 इक्वल टू a+1। हाँ तो ये भी तो आ तो रहा, दिख तो रहा है यार, इससे भी तो देखो ना आप। तो f/2 वैसे भी क्या होगा, 1 a से बड़ा है ना, इससे भी दिख गया हो तो, इस इक्वेशन से भी देखो, क्लियर है भाई। यस सर। हाँ, इस इक्वेशन से भी देख सकते हो आप, ठीक है। और बताते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहले दोनों को साथ में मूव करवाते हैं, है ना, उसके बाद चेक करते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी। तो आप या तो एक ब्लॉक के रेस्पेक्ट में जाके दूसरे ब्लॉक पर सारे फोर्सेस लिखो, सारे रियल फोर्सेस लिखो, सारे शूडो फोर्सेस लिखो, जो भी शूडो फोर्स मारा वो लिखो। उसके बाद उन सबका पहले रिजल्टेंट देखो, उस रिजल्टेंट के अपोजिट, क्यों, क्योंकि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। तो फिर पहले सबका रिजल्टेंट देखो वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, उसके अपोजिट हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया, ये पहले ये क्वेश्चन भी करा देता हूँ मैं। A thin annular metal disc of inner and outer radii R1 and R2 respectively is freely suspended from a point on its outer circumference, the length of the corresponding equivalent simple pendulum। ये अभी रहने देते हैं, ये तो अभी नैतिक का क्वेश्चन है ना, ये मैं बता दूंगा पहले, और जो कॉमन क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अच्छा, ये भी SHM के क्वेश्चन है सारे। चलो कोई बात नहीं, मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ तो फिर पहले। जैसे ये क्वेश्चन है कि देर आर 4 अरेंजमेंट्स ऑफ सिलेंडर, क्या हुआ, चलिए अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा उस पर एक क्वेश्चन है।
भेजा अभी नहीं, तो पहले कर लेते हैं। नेतू के क्वेश्चंस बता दूंगा आपको, ऐसा नहीं है। बलून हैविंग मास m इज फिल्ड, तो देखो एक बलून है, इसमें ये मास है, ये ग्रेविटी फ्री सिस्टम, बलून ऑफ मास m, ये एट t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है, is filled with a gas and is held in hands of a boy, then suddenly it get released and gas starts coming out of it with a constant rate। ठीक है, तो कांस्टेंट रेट से आ रहा है, तो देखो मास डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहेगा देखो, क्योंकि कांस्टेंट रेट से अगर आ रहा है तो ये तो डेल्टा एम जो है वो पीछे की तरफ होगा ना, जो डेल्टा एम मास जो आएगा वो तो इधर की तरफ है, उसकी रेट कांस्टेंट है। कांस्टेंट रेट का मतलब है माइनस डी एम बाई डी टी, ये कांस्टेंट है, ऐसा कह रहा है। माइनस डी एम बाई डी टी, ये मैंने म्यू मान लिया जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड गैस इज आल्सो कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द बलून, यानी ये जो इधर आ रहा है इसकी वेलोसिटी जो दिया इसने वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो आपको याद होगा हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तो यही था एक तरह से, F इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी रिलेटिव, और ये क्या था माइनस डी एम बाई डी टी, ये सब वेक्टर में था, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो ही है ना। किसी इंस्टेंट की बात करेंगे तो मास मान लो m रह जाता है, तो ये हो गया dv वेक्टर बाई dt, लेकिन वेलोसिटी पीछे की तरफ है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखोगे माइनस vr, पीछे की तरफ है, और ये माइनस dm बाई dt, लेकिन ये माइनस dm बाई dt क्या है हमारे पास में म्यू है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द बलून व्हेन द मास, तो देखो यहाँ से पहले इसको देखेंगे, माइनस dm इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा, तो इनिशियल कितना था m, बाद में मास कितना रह जाता है m बाई टू, और ये 0 से t, तो ये हो गया हमारे पास में म्यू टी, और यहाँ अल्टीमेटली क्या मिलेगा है m बाई टू, तो हमारे पास में म्यू टी की वैल्यू क्या आ गई, एक तरह से देखा जाए तो m बाई टू आ गई, इसको यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो इसने क्या कहा अपने, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बलून, तो ये अपने को दिया हुआ है, तो 0 इक्वल टू, हमें वेलोसिटी चाहिए तो क्या करें, हाँ तो dt से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो m dv वेक्टर, अच्छा है तो इसको तो हटाए दो अब आप, क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में देख रहे हैं हम लोग, तभी तो मैंने यहाँ माइनस ले लिया, क्योंकि v वेक्टर है ना उधर, तो ये माइनस के साथ मैंने ले लिया यहाँ, तो इसको हटा दो, तो ये आ जाएगा m dv इक्वल टू, ये हो गया v रिलेटिव, ये हो गया प्लस, है ना, और ये हो गया हमारे पास में dm, तो ये हो जाएगा दरअसल m से डिवाइड कर देंगे तो dv इक्वल टू आ गया माइनस v रिलेटिव dm बाई m, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 टू v, और इसको इंडिकेट करेंगे m से m बाई टू, तो v इक्वल टू आ गया v रिलेटिव माइनस के साथ, और ये हो जाएगा ln m, तो m बाई टू बाई m, तो अल्टीमेटली कितना आ गया है, तो हमारे पास आ गया है, अच्छा तो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, तो ये तो सीधा ही आ गया v रिलेटिव, ये आ गया ln2, यानी 2 ln2 आंसर है, क्योंकि कांस्टेंट इसका ये दे रखा Vr2, क्या दिया आंसर इसका, तो आंसर आ गया 2 ln2 मीटर पर सेकंड, क्या है, वही है सर। ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे इसको। चलो बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। नैतिक और अन्वेषा, आपके भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं, और ये जो बच्चे हैं सब बता दूंगा। ठीक है।
चलिए फिर। सर वो हाँ, बोलिए। ग्रुप का जो लेंगे उसमें वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, उसको भी छोड़ो, मैं बताता हूँ आपको। मैं जब कहूँगा तब ज्वाइन करना है। अभी तो जो आपका ग्रुप बनाया है Yes, इसी ग्रुप में ही है। ठीक है। ठीक है सर। और अब क्या होगा कि आपकी हर वीक जो है ना डाउट क्लास भी रहेगी। उस डाउट क्लास में जो भी आपके डाउट है सब रहेंगे, मतलब नॉर्मल क्लास भी रहेगी, डाउट क्लास भी रहेगी, और हो सकता है बीच बीच में मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लूँ, तो वो 9 to 10 रहेगी फिर। ठीक है। ओके सर। मेंस और वो तो अलग अलग करना ही था, मेंस और एडवांस तो। ठीक है। वो तो खैर उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मेंस के बच्चे रहेंगे, एडवांस में एडवांस के बच्चे हैं, वो तो रेंट करना ही था। ठीक है, चलिए फिर, ओके, बाय बाय।